नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सोनी और आज मेरे साथ आरोग्य भव की इस सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना सिंह, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल में। मैम, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा, आज हम बातचीत करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसा रोग है जो कि हर 5वीं विमेन को होता है। मैम, शुरुआत इससे करते हैं कि भारत में क्या रेशियो है एनीमिया का? देखिए, भारत में प्रेवलेंस एनीमिया का बहुत ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबली देखें तो भारत में हाई प्रेवलेंस है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में हाई प्रेवलेंस है, उसमें भारत में भी हाई प्रेवलेंस है। अगर हम डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 58 to 60% प्रेग्नेंट फीमेल्स में, अराउंड 50% नॉन प्रेग्नेंट एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, और 30% के अराउंड एडोलेसेंट मेल्स में है ये डेटा। और बच्चों में भी यही है कि 60% के अराउंड बच्चों में भी एनीमिया पाया जाता है। मतलब ये सारे एज ग्रुप्स के लोगों को हो सकता है। सारे एज ग्रुप्स के लोगों को तो इतनी बड़ी संख्या है जो कि अपने भारत में एनीमिक है। इसके बारे में आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वंदना सिंह मैम। मैम, पहले तो ये बताइए कि एनीमिया होता क्या है? देखिए, एनीमिया शरीर में, अगर आम भाषा में कहें तो शरीर में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। पर अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो जो शरीर में खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया होती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन, लंग से जो ऑक्सीजन आता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी बॉडी टिश्यूज़ में जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। कितने % हीमोग्लोबिन होता है तो एनीमिया नहीं होता है? ऑन एन एवरेज मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग कट ऑफ है। फीमेल्स की बात करें तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में लेस देन 11% एनीमिया है, लेस देन 11% एनीमिया है। और नॉन प्रेग्नेंट या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है हमारा 15 to 49 ईयर्स, उसमें लेस देन 12% एनीमिया है। अच्छा, मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन है तो उसमें लेस देन 11%। अच्छा, और कोई अगर किशोरी है तो उसमें 12 ग्राम चाहिए। और मेल्स का क्या होता है? मेल्स का 13% का। अगर कोई मेल है उसके अंदर 30% तक है हीमोग्लोबिन तो वो चलेगा। चलिए, ठीक है। बच्चों का क्या होता है क्राइटेरिया? बच्चों में है कि अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है तो 11 ग्राम% है, और 6 से 15 साल तक के बच्चों में 12 ग्राम% कट ऑफ है। कितने %, लाइक अभी आपने बताया कि भारत में इतने % लोग हैं एनीमिक हैं, बच्चों में क्या रेशियो होता है एनीमिक होने का? बच्चों में डिफरेंट एज ग्रुप्स का डिफरेंट डेटा है, पर अगर हम अमूमन देखें तो वही 50% के अराउंड बच्चे भी हैं जो एनीमिक होते हैं। उसका यही कॉज है कि मदर एनीमिक है हमारी। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स एनीमिक हैं तो उसकी वजह से बच्चे में भी एनीमिया ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी को एनीमिया है तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? एनीमिया का सबसे शुरुआती लक्षण ये होता है थकान होता है, कमज़ोरी लगती है, चक्कर आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, भूख कम लगती है। फीमेल्स में एक और हो जाता है कि उनका पीरियड नहीं सही आता है। अच्छा, ठीक है। और तो पीरियड सही नहीं आता है यानी कि पहले आ जाएगा बाद में आ जाएगा, ऐसे इरेगुलर साइकिल रहती है। पीरियड कम आएगा, पीरियड ज़्यादा आएगा, पीरियड लेट से आएगा, जल्दी आएगा, ये सब एनीमिया की। ब्लीडिंग का भी कुछ है कि ज़्यादा होगा कम होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है, ब्लीडिंग कम भी हो सकती है। और कभी कभी ये होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हम किशोरी जो है वो एनीमिक हो जाती हैं। अच्छा, ये भी कॉजेज़ हो सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो एनीमिक हो सकते हैं, ये भी कॉज है। तो उसके लिए लाइक अगर कोई महिला है उसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और कई बार ऐसा होता है कई लोगों का बहुत लेट तक चलता है, लाइक 2 हफ्ते तक चलता है, तो क्या वो भी होता है कॉजेज़? वो भी कॉज होता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट कॉज होता है एनीमिया होने का। क्योंकि जो एवरेज ब्लड लॉस होता है मेंसेस में वो 80 ml, अराउंड 80 ml होता है, तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट कर लेती है। पर अगर उससे ज़्यादा होता है या किसी पैथोलॉजी की वजह से होता है तो एनीमिया हो सकता है।
ओके, लाइक अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर अगर उस 80 ml से ज़्यादा हो रही है तो एनीमिया हो सकता है। ओके, आपने बताया कि चिड़चिड़ापन और थकान होना और भी बहुत सारे लक्षण बताए, कमज़ोरी, जीभ के कॉर्नर्स पे कटना, माउथ अल्सर्स होना, उसके बाद से आप काम नहीं कर पाना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ये सब सारे लक्षण होते हैं एनीमिया के। भूख कम लगती है, थकान लगती है, जल्दी आप सांस लेने में अगर एनीमिया ज़्यादा हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होती है, पैरों में सूजन होगा, पूरे शरीर में सूजन होगा, ये सारे साइनस हैं। नेल्स में भी कुछ दिखता है साइनस? नेल्स में स्पूनिंग ऑफ नेल्स, जो हम लोग मतलब मेडिकल टर्म्स में कॉलिनिकिया कहते हैं उसको, स्पूनिंग ऑफ नेल्स हो जाती है, हेयर लॉस होता है, हेयर्स ब्रिटल हो जाते हैं, टंग में ग्लोसाइटिस बोलते हैं उसको, ग्लोसाइटिस होता है, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस मतलब टंग, ग्लोसाइटिस मतलब स्वेलिंग, टंग में स्वेलिंग, माउथ अल्सर्स। जो छाले पड़ते वो भी, वो विटामिन बी डेफिशिएंसी से ज़्यादा होते हैं। तो ये एनीमिया कारण? एनीमिया के देखिए 2 कारण हैं, एक नॉन न्यूट्रिशनल है, मतलब जो खाने पीने से होता है, उसमें मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके बाद उसके साथ साथ विटामिन B6, B12 डेफिशिएंसी से भी होते हैं। और जो नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ होते हैं वो जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में आएंगे आपके। थैलेसीमिया भी एनीमिया का बड़ा वाला रूप एक तरह से कह सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की बनावट में दिक्कत होती है, इसलिए बॉडी में खून की कमी होती है। मतलब बेसिकली वो भी खून की प्रॉब्लम की ही वजह से होता है, ये भी खून की ही प्रॉब्लम की वजह से होता है। आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ यही हैं, डाइट में आयरन की कमी, लॉन्ग टर्म अगर आपका वर्म इन्फेस्टेशन है तो हो सकता है, अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो सिंथेसिस नहीं होगा, ब्लड फॉर्मेशन में दिक्कत होगी तो हो जाएगा। जेनेटिक कॉजेज़ मैंने आपको बताया, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया आते हैं। कई जगह जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक जो जोन है, जो आरबीसी को टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे भी मलेरिया की वजह से एनीमिया होता है। मलेरिया की वजह से एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया की वजह से कौन कौन से और बीमारियाँ होती हैं? देखिए, अनीमिया की अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं अब, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में अनीमिया की वजह से माँ और बच्चे दोनों पे फ़र्क पड़ेगा। माँ में पहला तो माँ में जो फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसकी बॉडी में कमी रहेगी तो उसको ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसको प्रसव के पहले, जिसको APH बोलते हैं, और प्रसव के बाद PPH, इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं होने के, ठीक है। बच्चा लो बर्थ वेट पैदा होगा, उसकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं होगी, जिसको IUGR बोलते हैं। बच्चा स्टिल बर्थ यानी कि मरा हुआ पैदा हो सकता है या पेट में मर सकता है। अच्छा। ये सब, और प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। ओके, मतलब अगर पेशेंट अगर एनीमिक है तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे दोनों को हो सकते हैं। तो ऐसा भी होता है क्या कि अगर मदर को है एनीमिया तो ऐसा भी है कि लाइक आपने बताया कि कमज़ोर बच्चा होता है, तो ऐसा भी है कि बच्चा पेट में ही ख़त्म हो जाए, ऐसा हो जाता है? इसके भी चांसेस रहते हैं, IUD के चांसेस रहते हैं। तो ये तो काफ़ी गंभीर है अगर देखा जाए तो। और क्या क्या इसके रूप हो सकते हैं, लाइक अभी स्टेजेस क्या क्या होते हैं इसके? देखिए, एनीमिया को हम लोग जो क्लासिफिकेशन है वो 3 उसमें ग्रेड करते हैं हम लोग, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सिवियर एनीमिया। माइल्ड अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करते हैं तो माइल्ड एनीमिया है तो अगर 11 से कम है, लेकिन 10 to 10.9 माइल्ड एनीमिया है, ठीक है। अगर मॉडरेट की बात करते हैं तो 7 to आपका 9.9 मॉडरेट एनीमिया है, लेस देन 7 आपका सिवियर एनीमिया है। ये ग्रेडिंग है हमारे उसमें। ये तो आपने बताया कि प्रेग्नेंट वीमेंस का है, अगर लेस देन 7 किसी नॉर्मल वीमेन का हो तो क्या हो सकता है? वो भी सिवियर एनीमिया में ही आएगा। तो लेस देन 7 में आपकी बॉडी में और भी चेंजेस दिखते हैं, जैसे सांस फूलने लगेगी आपकी, थोड़ा चलेंगे सांस फूलने लगेगी, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं सिवियर एनीमिया में। दूसरा है कि जो थकान और जो आपका वो है काम करने की क्षमता है वो और कम हो जाएगी सिवियर एनीमिया में। मतलब ऐसा भी होता है कि आदमी बेड रेस्ट पे चला जाता है? नहीं, बेड रेस्ट पे नहीं जाता, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। जो रूटीन वो काम करता है वो काम करने में उसको दिक्कत होगी। और सबसे पहला साइन यही आता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होगी।
ये तो आपने बता दिया कि कैसे कैसे एनीमिया होता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं और किन किन लोगों को होता है। अब ये मैम बता दीजिए कि उससे बचे कैसे। देखिए, अनीमिया से बचने के लिए अगर आप डाइट में आयरन रिच फूड लेते हैं प्लस विटामिन सी, क्योंकि वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आयरन में बहुत सारी चीज़ें, अगर हम मोटा मोटा देखें तो मोटा अनाज जैसे रागी, मिलेट्स, ये खाइए। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, चौराई, मेथी, बथुआ, ये साग खाइए। चुकंदर और ये दालें, जितनी भी दाल आती है जैसे चना हो गया, रेड बीन्स हो गया, ये सब रिच होते हैं, ये वेजिटेरियन सोर्स होते हैं। नट्स जैसे कि आपका काजू हो गया, अंजीर हो गया, आड़ू हो गया, ये नट्स में आएंगे। फ्रूट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास अनार है, एप्पल है, वाटरमेलन है और बनाना में ऑलमोस्ट हर मिनरल्स आपको अच्छे से मिलता है। उसके बाद अगर हम नॉनवेज सोच की तरफ जाएं तो नॉन वेजिटेरियन में आपके पास चिकन, एग और मटन, ये तीनों आयरन रिच फूड है। आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई में है, तो प्रेग्नेंट में हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर से टिल डिलीवरी देते हैं और लैक्टेटिंग पोस्टपार्टम मतलब 6 महीने तक उसको पोस्टपार्टम पीरियड में भी आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस देते हैं। और अगर ओरल आयरन से नहीं हमारा ठीक होता है तो अब हमारे सप्लाई में पैरेंटल आयरन मतलब आईवी आयरन भी आ रहा है, तो हम आईवी आयरन इंजेक्ट कर देते हैं। अगर आईवी आयरन से भी मरीज़ सही नहीं हो रही है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। अच्छा, तो लास्ट में आप ब्लड वाला देखते हैं। ओके, और भी क्या क्या, लाइक अगर किसी किशोरी को, आप भी तो आपने प्रेग्नेंट वीमेन का बताया, अगर किसी यंगस्टर को अगर है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि आयरन के साथ साथ हम उसको डिवर्म करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्म इन्फेस्टेशन से अनीमिया ज़्यादा होता है, तो उसको हर 6 मंथ्स पे डिवर्मिंग टैबलेट जो एक एल्बेंडाजोल आती है 400 mg, वो एक गोली देते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर देते हैं। उसको हाइजीन के बारे में, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रॉपर एनवायरमेंटल हाइजीन, वो सब के बारे में बताते हैं। प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी बताते हैं उसको। मैम, अभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं, तो मैं और भी जानना चाहूँगी, लाइक ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इसके कैंप्स भी लगाते हैं? जो एल्बेंडाजोल की गोली बोल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? अगर मिलता भी है तो कब मिलता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो हमारे पॉइंट ऑफ केयर हैं वर्कर्स, जो फील्ड वर्कर्स हैं, आशा एएनएम, इन लोग के पास आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स और डिवर्मिंग टैबलेट्स होती हैं, तो ये लोग जाके देते हैं। या कोई पेशेंट अगर हमारे पास आता, हमने डिटेक्ट किया उसको अनीमिया है, तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। अगर उसको डिवर्मिंग टैबलेट उसने ली है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं ली है तो हम एडोलेसेंट में तो इंश्योर कर लेते हैं कि हम उसको डिवर्मिंग टैबलेट प्लस आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं, क्योंकि आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हम जाते जाते जो गोरखपुर के लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूँगी, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। तो ये थी हमारे साथ वंदना सिंह मैम, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल में। मैम ने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी एनीमिया के बारे में। मैम की जो भी जानकारियाँ हैं आप उसको सुने, और अगर आपके आसपास कोई भी बच्ची, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर एनीमिक है तो उसे सरकारी अस्पताल जाने का ज़रूर सलाह दें। और फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, चलती हूँ, लेकिन अगली बार किसी ऐसी और भी शख्सियत के साथ मैं करूँगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।